नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश और इस वीडियो में दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेसवाश चलाया जा रहा है? तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन फेसवाश के तहत अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में 3 लोगों को पकड़ा गया है। ये लोग ट्रांसजेंडर के रूप में वेश बदलकर भीख मांग रहे थे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद करते चलिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में बात करी जाए तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो दोस्तों 1972 में स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और वहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों टका है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों यह जो है वो नोएडा में बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क तैयार हो रहा है। इसे नोएडा जंगल ट्रेल नाम दिया गया है। पार्क को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया गया है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और एडवेंचर का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस पार्क की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ की सारी जानवरों की मूर्तियाँ कबाड़ और प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई हैं। इसमें डायनासोर, मगरमच्छ, अजगर, बंदर, हाथी, शेर, जिराफ और कंगारू जैसी आकर्षक आकृतियाँ हैं जो बच्चों और बड़ों सभी को आकर्षित करेंगी। निम्न में से किस स्थान पर विश्व स्काईवॉश चैंपियनशिप 2025 शुरू की गई है? तो दोस्तों यह जो है वो शिकागो में की गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दोस्तों, विश्व स्काईवॉश चैंपियनशिप 2025 संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में आयोजित की गई है। दोस्तों, आप सबको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी जो है वो शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है? तो दोस्तों यह जो है वो तीसरा बन गया है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों, भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार निर्माता देश बन गया है। सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन शिवा शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों यह जो है वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने खेल के सबसे लंबे प्रारूप से संन्यास ले लिया। कोहली ने अपने 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिसमें 30 टेस्ट शतक और 31 अर्धशतक तथा कई अन्य यादगार पारियां शामिल हैं। निम्न में से किस देश ने शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों यह जो है वो अफगानिस्तान लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, तालिबान ने जुए की चिंताओं के कारण अफगानिस्तान में शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो 2021 में लागू सख्त इस्लामी कानून को दर्शाता है। निम्न में से किस स्थान पर मूसा इंडाडामेनेसिस नामक दुनिया का सबसे लंबा केला पाया गया है? दोस्तों, यह जो है वो अंडमान में पाया गया है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों, अंडमान के जंगलों में दुनिया का सबसे लंबा केला फल पाया गया। दोस्तों, जंगली केले की एक स्थानिक प्रजाति मूसा इंडाडामेनेसिस में लगभग 4.2 मीटर लंबा फलन दर्ज किया गया है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए नई दिशा नामक पहल शुरू की है? तो दोस्तों यह जो है वो दिल्ली पुलिस द्वारा करा गया है। दोस्तों, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए नई दिशा नामक पहल दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई है। सांगरी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों यह जो है वो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की स्वादिष्ट सांगरी पतली फलियों जो राजस्थानी रसोई का एक मुख्य हिस्सा है, ने हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त किया है। अब आइए हम लोग स्टैटिक जी के देखते हैं। कोशिका शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, कोशिका शब्द जो है वो सबसे पहले कौन दिए थे बताइए आप लोग? तो रॉबर्ट हुक दिए थे। कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है दोस्तों, कोशिका की खोज के बारे में बात करिए कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी कोशिका की खोज। अच्छा, अगला आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों,
स्वान और जो है स्लाइडेन, ये जो है कोशिका सिद्धांत दिए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो अभी अभी हम ऊपर बताए हैं, बताइए आप लोग कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? अगर कोशिका की खोज के बारे में बात करी जाए तो रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में, और कोशिका सिद्धांत जो है दोस्तों स्लाइडेन और स्वान दिए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो सी राइट आंसर होगा। अच्छा, सबसे बड़ी जो कोशिका है दोस्तों वो किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लोएम उत्तक मुख्यतः किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो जो फ्लोएम उत्तक है दोस्तों वो खाद्य या भोजन के लिए जो है क्या है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। वहीं बात करिए दोस्तों जाइलम, तो जाइलम पौधे में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और फ्लोएम पूछा जाए तो भोजन के लिए, खाद्य के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। पौधों में जल परिवहन के लिए डैश उत्तरदायी है? तो पौधे में जल परिवहन के लिए बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जाइलम, ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो डी राइट आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करते चलिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अच्छा, कई लोग अब इसको जो है लीवर या यकृत बोलेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों मानव शरीर के सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा है, स्किन है, क्योंकि सर के नीचे से लेके और जो है बिल्कुल पाँव तक त्वचा ही है, सबसे बड़ा स्किन है, ठीक है। अगर वहीं बात करी जाए मेरे प्यारे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो स्टेपिज है, जो कि जांघ की सॉरी कान की हड्डी है, ठीक है। और बात करी जाए यकृत, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। तो ये पूछ रहा है अंग, न कि ग्रंथि पूछ रहा है, तो अंग पूछेगा तो त्वचा होगा। अगर वहीं अगला क्वेश्चन ग्रंथि पूछ ले तो क्या होगा दोस्तों? यकृत होगा, यानी कि लीवर होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है? तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहे हैं मेरे लाडलो, तो यकृत होगा, लीवर होगा। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आहार नाल होता है, इसके बाहरी परत को जो है वो शिरोशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शिरोशा कहा जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, आहार नाल की जो मध्य वाला पिछला भाग है उसको मस्क्यूलरिस कहते हैं, ठीक है। और आहार नाल की सबसे जो भीतरी परत होती है मेरे लाडलो, उसको बोलते हैं म्यूकोसा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाहरी पूछेगा तो सिरोसा, मध्य वाला पूछेगा तो मस्क्यूलियस और भीतरी पूछेगा तो म्यूकोसा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहार नाल कोष्टक में दिया है एलिमेंट्री कैनाल की अवकाशिका यानी ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत क्या है? तो दोस्तों अभी जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ कि भीतरी जो परत है मेरे लाडलो वह क्या है? म्यूकोसा है। ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है CO होता है, ठीक है। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो ए राइट आंसर होगा। H2O जो है दोस्तों जल होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र या नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, सूत्र पूछा जाए भारी जल का रासायनिक सूत्र तो D2O होता है। क्या होता है मेरे लाडलो? D2O होता है। हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र D2O होता है। और जो भारी जल का रासायनिक नाम है दोस्तों, यह ड्यूरियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया? तो दोस्तों आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? पहला पूछ सकता है कि 2 जगत वाला पूछ सकता है कि 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया, 3 जगत किसने दिया, 4 जगत किसने दिया, 5 जगत किसने दिया। तो मैं आपको सब विस्तार से बता दे रहा हूँ और इससे क्वेश्चन एक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बता दें कि 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव जो है दोस्तों वो व्हीटेकर RH व्हीटेकर दिए थे, सॉरी व्हीटेकर। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, जो 2 जगत वर्गीकरण है वो कैरोलस लिनियस दिए थे।
ठीक है। जो 3 जगत वर्गीकरण है दोस्तों अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। जो 4 जगत प्रणाली के जनक हैं वो कोपलैंड हैं। और जो 5 जगत है दोस्तों व्हिटेकर है, ठीक है, व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेलोकाइलाइन डैश में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से संबंध है। तो दोस्तों हेलोकाइलाइन जो है दोस्तों इसका जो संबंध है लवणता से संबंध है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों द्रव रूप में जो है इसमें से ब्रोमीन पाया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर वहीं पूछा जाए कि वह एकमात्र धातु कौन सी है जिसका प्राकृतिक रूप द्रव है, तो वो जो है दोस्तों वो पारा है, मरकरी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वह एकमात्र धातु कौन सी है जिसका प्राकृतिक रूप द्रव है? तो द्रव में जो है दोस्तों पारा मरकरी पाया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और पारा का संकेत जो है Hg होता है, Hg, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक पानी में घुलनशील है? तो दोस्तों पानी में घुलनशील पूछ रहा है तो सोडियम ऑक्साइड होता है, यानी Na2O। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों सोडियम डाइऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है जो पानी में घुलकर क्षारीय विलयन यानी क्षार प्रदान करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा पानी में जल जो है घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। बी और सी जो विटामिन है दोस्तों वो पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी ए, डी, ई और के ये वसा यानी फैट में घुलनशील होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो विटामिन है इसकी खोज फंक महोदय किए थे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों लाइक करते चलिएगा। मरुस्थलीय पादपों में बाहरी त्वचा पर डैश नामक मोटा मोमी आवरण उपस्थित होता है। तो वह क्या होता है दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों क्यूटीन होता है। क्या होता है मेरे लाडलो? क्यूटीन होता है, ठीक है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। अच्छा रेनकाइमा जो होता है दोस्तों यह जलीय पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नारियल का बाहरी हिस्सा किस उत्तक से बना है? दोस्तों यह क्वेश्चन बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था 21,391 में। तो दोस्तों यह जो है स्क्लेरल काइमा का बना होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। जरूर इसको याद रखिए। देखिए नारियल हो गया मेरे लाडलो, तो ये नारियल हो गया, इसके बाहर जो एक परत होता है दोस्तों ये वाला जिसको हम लोग हार्ड बहुत होता है, ये जो है दोस्तों स्क्लेरल काइमा का बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो दोस्तों यह जो है वो मलेरिया होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। अच्छा मलेरिया, दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों मलेरिया जो है वो किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो जो है दोस्तों तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? दोस्तों मलेरिया जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। और यह जो है दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस जस्ट अभी ऊपर ही बताया हूँ कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचालित होते हैं। तो यह जो है दोस्तों वो मल मौखिक मार्ग से। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर है। गंदे पानी से जो है दोस्तों ये रोग होते हैं। अतिसार से होने वाली मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो अतिसार से होने वाली मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है दोस्तों? तो निर्जलीकरण। यह जो है दोस्तों हम लोग के शरीर में पानी बिल्कुल कम हो जाता है। निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों यह अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। तो बैकेलाइट का किया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। विद्युत सामग्री यानी स्विच, सॉकेट आदि के सिरे किसके बने होते हैं? तो यह जो है दोस्तों वो पीतल के बने होते हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और पीतल जो है मिश्र धातु है।
यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? मेरे लाडलो, जो रदरफोर्ड जो हैं इन्होंने परमाणु नाभिक की खोज की थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज के लिए अल्फा कणों का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फाइल में अल्फा कणों का एक किरण सोने की पन्नी पर केंद्रित किया था। सोने की पन्नी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों रदरफोर्ड को उनके परमाणु संरचना के सिद्धांत के लिए 1908 में जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में होने वाली परिवर्तन को डैश कहा जाता है। तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो क्या होती है दोस्तों? तो ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो यह जो है दोस्तों वो द्रव्यमान संरक्षण नियम के तहत ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। IUPAC का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म जो है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बियोर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। इसको याद रखिएगा। शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संघ। निम्नलिखित में से कौन जंतु जगत की सबसे बड़ा संघ है? तो आर्थ्रोपोडा है। ऑप्शन जो दोस्तों वो आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो दोस्तों न्यूटन का जो पहला गति नियम है इसको हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि न्यूटन के कुल 3 गति नियम है। ठीक है, पहला जो है मेरे लाडलो वो जड़त्व का नियम है, दूसरा जो है वो संवेग का नियम है, और जो तीसरा है वो क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन है। अच्छा, न्यूटन का तीसरा गति नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। दोस्तों नाव से कूदना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? तो तीसरा। दोस्तों चलना न्यूटन के किस गति नियम के कारण है? तो तीसरा। दोस्तों इक्का गाड़ी चलती है तो इसमें न्यूटन का कौन सा गति नियम लगता है? तीसरा। राइफल से गोली छोड़ना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? तीसरा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? तो तीसरा। ये सब याद रखिएगा। घर्षण बल डैश कार्य करता है। तो जो घर्षण बल होता है मेरे लाडलो, फोर्स होता है, वह बल की दिशा के विरुद्ध यानी विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे यशद उन कहा जाता है? तो यशद उन जो है दोस्तों वो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, और यह सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जो जस्ता धातु को जलाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसे यशद पुष्प या फिलोसफर का ऊन भी कहा जाता है। किस परिघटना के कारण स्वच्छ आकाश नीला रंग का दिखाई देता है? तो दोस्तों स्वच्छ आकाश जो नीला वो प्रकाश का प्रकीर्णन के वजह से दिखाई देता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी सूर्य लाल जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यह प्रकाश के किस घटना के कारण संभव है? तो यह जो है दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। फ्यूज हमेशा डैश जुड़े होते हैं। तो जो है दोस्तों वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जिस परिपथ को संरक्षित करना है उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़े जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, श्रेणी क्रम। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है दोस्तों? तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। पोरकिंजे ने कोशिका के द्रव पदार्थों के लिए जीव द्रव्य शब्द किस वर्ष गढ़ा? तो यह जो दोस्तों 1839 में गढ़े थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा।
पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो यह जो है दोस्तों वो सेल्यूलोज की बनी होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, तो यह जो है दोस्तों कवक की यह काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह जो है दोस्तों वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है वो प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, प्रोकैरियोट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। एक दूरी समय ग्राफ की ढलान को दर्शाती है, तो यह जो है दोस्तों वो गति को दर्शाती है, चाल को दर्शाती है। और आज का लास्ट प्रश्न, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या बतलाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे जो है दोस्तों बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F बराबर क्या दिक्कत कर रहे हैं भाई, F बराबर m गुणे a। ठीक है, तो ये जो है न्यूटन का दूसरा है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। तो वह न्यूट्रॉन की खोज किसने की? मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज जे थॉमसन किए थे। जो प्रोटॉन है दोस्तों इसकी खोज जो है गोल्डस्टीन किए थे, और जो न्यूट्रॉन है दोस्तों इसकी खोज जो है वो कौन किए थे? चैडविक किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब किए थे? 1932 में। कब किए थे दोस्तों? 1932 में। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रोटॉन की जो खोज है जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ कि गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड किए हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो इलेक्ट्रॉन है वो सबको पता है, जे थॉमसन किए हैं। कब? 1897 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जन धन आवेशित जो है कण है? तो यह जो है दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व जो है दोस्तों इसमें से अल्फा किरण है। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो सी राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। लेकिन वहीं बात करी जाए, रेडियोधर्मी तत्व अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन धन आवेश पूछ रहा है चूंकि, तो अल्फा किरण होगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? दोस्तों रेडियोधर्मिता की जो खोज है दोस्तों वो हेनरी बेकवेरल। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो बेकरेल है। ठीक है दोस्तों, रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ कि बेकरेल है। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और डेसिबल में क्या मापा जाता है? ध्वनि की आवृत्ति। निम्न को मिलाइए। आप लोग बताइए जो है दोस्तों कि जो एपी कल्चर होता है दोस्तों ये मधुमक्खी पालन होता है। जो सेरी कल्चर होता है दोस्तों ये वनवर्धन या रेशम कीट पालन होता है। जो विटी कल्चर होता है दोस्तों अंगूरों का खेती होता है। तो ए का 2 होगा, ए का 2 होगा, बी का जो है दोस्तों वो 3 होगा, और सी का जो है दोस्तों वो 1 होगा। किसमें दिया है? ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। इसमें आप लोग देखिए ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग छापते चलिएगा। आनुवंशिकता का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल जो है दोस्तों इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों जो ग्रेगर जोहान मेंडल हैं दोस्तों इन्होंने मटर के पौधे पर शोध कार्य किया था। ग्रेगर जोहान मेंडल ने डैश पर शोध कार्य किया था। तो दोस्तों ये उद्यान मटर पे किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, आप लोग इसको छाप के रखिए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने डैश के अध्ययन द्वारा आनुवंशिकी की सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आनुवंशिकी की जो सिद्धांत है दोस्तों वो मटर के पौधे पर जो है दोस्तों प्राप्त किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, इसको आप लोग छापते हुए चलिए। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि सभी पादपों और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है? तो दोस्तों स्लाइडन और स्वान जो है दोस्तों इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, स्लाइडन और स्वान।
द्विनाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों यह जो है वो कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई थी। ऑप्शन जो दोस्तों ए राइट आंसर होगा। दोस्तों द्विनाम पद्धति की खोज स्वीडिश वनस्पति शास्त्री और चिकित्सक कैरोलस लिनियस ने दी थी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने इस पद्धति को जीवों के वैज्ञानिक नामकरण के लिए विकसित किया, जिसमें प्रत्येक जीव के नाम में 2 भाग होते हैं, पहला वंश और दूसरा जाति होता है। ठीक है दोस्तों, और वर्गीय यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। लिनियस ने द्विनाम पद्धति की अपनी अवधारणा को सबसे पहले किसमें प्रकाशित किया? काफी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह जो है स्पीसीज प्लांटेरम में किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, स्पीसीज प्लांटेरम। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के शक्तिगृह यानी पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि वे कहा जाता है दोस्तों क्योंकि एटीपी उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का शक्तिगृह डैश होता है। तो दोस्तों कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस जो है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और कोशिका की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक 1665 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह जो है इसकी खोज कब पूछ रहे हैं? तो 1857 में। और किसके द्वारा? तो दोस्तों स्वीडिश वैज्ञानिक जो है अल्बर्ट वान कोलिकर द्वारा। ऑप्शन दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। और काफी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कब? 1857 में। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है दोस्तों वह कार्ल बेंडा द्वारा दिया गया था। ऑप्शन दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। काफी इंपोर्टेंट है। कब दिया गया था दोस्तों? 1898 में। ठीक है, मानव कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है? तो दोस्तों प्रोटीन फैक्ट्री जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो राइबोसोम है। कौन है दोस्तों? राइबोसोम। दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।